हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2018 के केमिस्ट्री पेपर के बारे में, जो कि संडे को हुआ था 6 मई 2018 को। यहाँ पर हम इस वीडियो में पेपर का कोड PP डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 है, जहां पे हम केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इन 15 क्वेश्चंस के आंसर्स, उनका एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ उनका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, जो कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज CN+, CN-, NO एंड CN। Which one of these will have the highest bond order? आपको कहा गया है कि आपके सामने कुछ स्पीसीज हैं CN+, CN-, NO एंड CN। आपको बताना है कौन सी स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट होगा। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है NO, सेकंड ऑप्शन कह रहा है CN-, थर्ड ऑप्शन कह रहा है CN+, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है CN। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज CN-। तो आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे आंसर आया, कैसे CN- का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, सारी बात हम एक्सप्लेनेशन में करते हैं। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम बात करें स्पीसीज जो है NO की, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और ऑक्सीजन का 8, तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए 15। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO होता है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम NB से रिप्रेजेंट करते हैं, वो यहाँ पर है 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो यहाँ पे है 5, और 10 - 5/2, जो कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है NB - Na/2। जब करेंगे 10 - 5/2 जब करेंगे तो NO का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी स्पीसीज का भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। देखिए ध्यान से। सेकंड स्पीसीज है CN-। कार्बन में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7, 13, और माइनस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स CN- में हो गए 14। NB, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास हो गए 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास हो गए 4। तो NB - Na/2 जब करेंगे, 10 - 4/2 जब करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड स्पीसीज CN+। कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन में 7, टोटल हो गए 13। प्लस चार्ज है इसलिए 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए 12। ठीक है, इसमें से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं NB वो है 8। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Na वो है 4, और हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा NB - Na/2, 8 - 4/2, दैट इज 2। ठीक है, अब इसी तरह से फोर्थ स्पीसीज कौन है, CN। कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 7, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13। NB हमारे पास है 9, Na हमारे पास है 4, 9 - 4/2, दैट इज 5/2, ये आ गया 2.5। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर NO का है 2.5, CN- का 3, CN+ का 2, और CN का है 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है CN- का, हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ठीक है, अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 P ब्लॉक एलिमेंट्स हेलोजन फैमिली से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है, बट इसके ऑप्शंस की वजह से ये इस साल का 2018 का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन बन गया था। कई जगह पे इसको बोनस किया गया, कई जगह पे इसमें ऑप्शन 3 दिया गया। हम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताते हैं और इसका सही मतलब समझाते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है और इसका आंसर हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, राइट। तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हेलोजन्स। हेलोजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब कि गलत है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सी एसिड्स, सेकंड कह रहा है ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, थर्ड कह रहा है ऑल बट फ्लोरीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमारे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सही आंसर थर्ड होना चाहिए, क्योंकि
कैसे होना चाहिए वो पहले समझाते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ऑल फॉर्म मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड्स, बिल्कुल सही बात है। सारे हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मोनो बेसिक ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सभी हेलोजन्स के लिए ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव आती है, दे आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो सेकंड वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। फोर्थ जो है क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हम अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टर्म्स में जब हम बात करें तो क्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है वो थोड़ा सा ट्रिकी क्यों है, ऑल बट फ्लोरीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हम ये समझते हैं कि फ्लोरीन जो होता है जिसकी साइज बहुत छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है, इसलिए ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करना चाहिए, इसलिए कई जगह पे इसको बोनस भी कहा गया। लेकिन स्टूडेंट्स एक ऐसा कंपाउंड होता है जहां फ्लोरीन में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उस कंपाउंड के अलावा और कहीं पे फ्लोरीन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। तो अगर हम उस कंपाउंड को कंसीडर करते हैं तो थर्ड आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ कहा है कि ऑल बट फ्लोरीन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां बट फ्लोरीन नहीं आएगा, ऑल हेलोजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसका करेक्ट फॉर्म होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन यहां पे इंक्लूड कर लिया है और उस कंपाउंड को हम कंसीडर कर रहे हैं जो फ्लोरीन बनाता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, तो फिर ये थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, आइए जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 62 का आंसर थर्ड कैसे हुआ। थर्ड में फ्लोरीन वाली बात को स्पेशली हम समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड HOF which is called as fluoric first acid in which the oxidation number of fluorine is +1। अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से और स्मॉल साइज की वजह से फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है जिसका नाम होता है HOF, जिसका फॉर्मूला होता है HOF, उसका नाम है फ्लोरिक फर्स्ट एसिड। और इस एसिड में ही, इस ऑक्सो एसिड में ही फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो यहां पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है ना फ्लोरीन की इस कंपाउंड में, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज पर आवर ओपिनियन इज ऑप्शन 3। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 बोरोन फैमिली पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF6-3 आयन, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो MF6-3 आयन नहीं बना सकता है। आपके ऑप्शन है गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरोन एंड इंडियम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, बोरोन। क्यों है हम अच्छे से जानते हैं। MF6 बनाने के लिए जो सेंट्रल एटम M है उसके वैलेंसी 6 तक जानी चाहिए, वो अपनी कोवैलेंसी 6 तक एक्सपेंड करना चाहिए, 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। बट क्योंकि बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, इसलिए वो अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए वो MF6-3 आयन नहीं बना सकता। यही बात यहां पे एक्सप्लेनेशन में समझाई गई है, ध्यान से देखिएगा। बोरोन बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। बोरोन सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक है, so boron can't extend its covalency beyond 4, that is boron can't form the ion like MF6-3, that is BF6-3। इसीलिए बोरोन जो है अपनी कोवैलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। बोरोन जो है वो MF6-3 टाइप के आयन, that is BF6-3 टाइप के आयन नहीं बना सकता है। Hence the correct answer of this question is option 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट हेलोजन फैमिली से और हम कह सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग से मिला के पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। In the structure of ClF3, the number of lone pair of electrons on central chlorine atom is। ClF3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल क्लोरीन एटम है उसमें कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 4 और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2, दैट इज सेंट्रल क्लोरीन एटम पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आइए एक्सप्लेनेशन में हम ClF3 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, इन द ClF3 molecule the central chlorine atom is sp3 dehybridized and the chlorine atom has 3 bond pairs and 2 lone pair of electrons।
ClF3 मॉलिक्यूल में सेंट्रल क्लोरीन एटम पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है क्योंकि क्लोरीन एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 लोन पेयर हैं। 2 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं और 2 बॉन्ड पेयर एक्सियल पे और 2 बॉन्ड पेयर एक्सियल पे और 1 बॉन्ड पेयर इक्वेटोरियल पे। ठीक है, द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसा कि यहां पे भी कहा गया है कि जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन एटम के, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। ClF3 मॉलिक्यूल हैज टी शेप स्ट्रक्चर। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते हैं। जो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ClF3 की, वो टी शेप स्ट्रक्चर है। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, जो कि मेटलर्जी चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर आपको उसका नॉलेज है तो ये इजी हो सकता है, बट ये कंपैरेटिवली मॉडरेट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65। कंसीडरिंग एलिंगम डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस एल्यूमिना। एलिंगम डायग्राम को कंसीडर करते हुए कौन सा मेटल है जो एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब पहले इसके ऑप्शंस की बात करते हैं, फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आयरन, सेकंड ऑप्शन कह रहा है जिंक, थर्ड ऑप्शन कह रहा है मैग्नीशियम, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कॉपर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, मैग्नीशियम। कैसे आया, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द एलिंगम डायग्राम, metals which has more negative delta G value can reduce those metal oxide which has less negative delta G value। कंसेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि एलिंगम डायग्राम में जिस मेटल का डेल्टा जी वैल्यू मोर नेगेटिव होगा, वो रिड्यूस कर सकता है उन मेटल ऑक्साइड को जिनका डेल्टा जी वैल्यू लेस नेगेटिव होता है। क्योंकि मैग्नीशियम का मोर नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू होता है एल्यूमिना के कंपैरिजन में एलिंगम डायग्राम के अंदर, इसीलिए वो लोअर पार्ट में होगा एलिंगम डायग्राम के, और इसीलिए ही मैग्नीशियम मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, और उसको हम यूज कर सकते हैं एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए, राइट। सिंस मैग्नीशियम हैज मोर नेगेटिव डेल्टा जी वैल्यू देन एल्यूमिना, सो इट विल बी इन द लोअर पार्ट ऑफ द एलिंगम डायग्राम। Hence, magnesium is more reactive metal than aluminium, so it can reduce alumina. Hence, option 3 is the correct answer. Okay, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66, बोरोन फैमिली 13 ग्रुप एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट इज। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थेलियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, थेलियम, इंडियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट आंसर है फोर्थ, जो कि है बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थेलियम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसके पीछे दो कंसेप्ट हैं, दोनों समझते हैं, ध्यान से देखिए। पहला कंसेप्ट तो यह है कि जब हम टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। दूसरी बात, जब हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम से गैलियम आने पर साइज में डिक्रीज होता है, या यूं कह दें एल्यूमिनियम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है गैलियम के कंपैरिजन में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, इन दोनों बातों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर से। ऑन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक रेडियस जनरली इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। टॉप टू बॉटम जाने पर किसी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। बट इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स द एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज हायर देन गैलियम ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसलिए ऑर्डर ऑफ साइज क्या हो जाएगा। Hence the correct order of atomic radii in group 13 elements is boron, gallium, aluminium, indium, thelium, और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन फोर्थ में। Hence ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज। नाइट्रोजन कंपाउंड का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा नाइट्रोजन की डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हिसाब से। फर्स्ट ऑप्शन HNO3 NO N2 NH4Cl, सेकंड ऑप्शन HNO3 NO NH4Cl N2, थर्ड ऑप्शन HNO3 NH4Cl NO N2, और फोर्थ ऑप्शन NH4Cl N2 NO और HNO3। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, HNO3 सबसे पहले, फिर NO, फिर N2, फिर NH4Cl। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इन सभी कंपाउंड्स में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन नाइट्रोजन कंपाउंड इज एज फॉलोज। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5, NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, N2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0 और NH4Cl में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं +5, +2, 0, -3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज HNO3, NO, N2 एंड NH4Cl। और ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन फर्स्ट में, हेंस ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, जो कि सरफेस केमिस्ट्री से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। कौन सी प्रॉपर्टीज पर कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड करती है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन अलोन, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है साइज ऑफ द आयन अलोन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन, फोर्थ कह रहा है द साइन ऑफ चार्ज ऑन द आयन अलोन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थर्ड, यानी कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन टुगेदर। ठीक है, अभी कैसे आया, तो देखिए जो कोई आयन होता है उसकी कोगुलेटिंग पावर की जब हम बात करते हैं तो वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, उस आयन पे कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, साथ ही साथ उस आयन का साइन कैसा है, नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है। तो दोनों चीजें मैटर करती हैं और ये बात हम हार्डी-सुलजे रूल में और अच्छे से देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू हार्डी-सुलजे रूल द कोगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइज ऑफ द चार्ज ऑन द आयन। राइट, हार्डी-सुलजे रूल के अकॉर्डिंग जो किसी आयन की कोगुलेटिंग पावर होती है वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ एंड साइन, दोनों पे, मैग्नीट्यूड में भी एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन। इसलिए ऐसा दे रखा है ऑप्शन 3 में, हेंस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से पूछा गया एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी इन्वॉल्व है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। Following solutions were prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl of different concentrations. HCl और NaOH के different concentration वाले different volume वाले solutions को mix किया गया और following solution बनाए गए। A क्या कह रहा है, 60 ml of m/10 HCl plus 40 ml of m/10 NaOH। B कह रहा है 55 ml of m/10 HCl plus 45 ml of m/10 NaOH। C कह रहा है 75 ml of m/5 HCl plus 25 ml of m/5 NaOH। और फोर्थ कह रहा है 100 ml of m/10 HCl plus 100 ml of m/10 NaOH। pH of which one of them will be equal to 1। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन से सॉल्यूशन की pH जो होगी वो 1 के इक्वल होगी। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज B, सेकेंड ऑप्शन है A, थर्ड ऑप्शन है D और फोर्थ ऑप्शन है C। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ, दैट इज C इज द करेक्ट पेयर जिसकी pH 1 होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही कहा गया है कि सॉल्यूशन की pH 1 है, इसका मतलब सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एसिड बच जाएगा। ठीक है, यही बात सबसे पहले यहां कही गई है। Hence the resulting solution has a pH equal to 1, so it will be acidic in nature and acid will be left at the end of the reaction। तो फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो आएगी या नॉर्मेलिटी जो आएगी वो H+ आयन की कंसेंट्रेशन के इक्वल आएगी। H+ आयन कंसेंट्रेशन कैसे आएगी, तो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड एंड वॉल्यूम ऑफ एसिड, normality of acid multiplied by volume of acid minus normality of base multiplied by volume of base divided by volume of acid plus volume of base। जहां हम अच्छे से जानते हैं कि H+ आयन तभी बचेगा जब normality of acid and volume of acid is greater than normality of base and volume of base। ठीक है, जो ऑप्शन C है जो कह रहा है कि 75 ml m/5 HCl आपने लिया और 25 ml m/5 NaOH आपने लिया, उसके लिए HCl और NaOH जो हम बात कर रहे हैं, HCl हमारा एसिड है, NaOH हमारा बेस है, दोनों का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, इसीलिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक ही बात है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो HCl और NaOH की जो एसिड और बेस की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है उसको यहां पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास H+ आयन कितना आता है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग।
सो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज इन द अबव फॉर्मूला वी गेट क्या आ जाएगा, H प्लस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ HCl वॉल्यूम ऑफ HCl माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH वॉल्यूम ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ HCl प्लस वॉल्यूम ऑफ NaOH। वैल्यूज पुट कर देते हैं 1/5 इंटू 75 माइनस 1/5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 575 कैंसिल हो जाएगा 15 से, 525 कैंसिल हो जाएगा 5 से, और 75 प्लस 25 हो जाएगा 100। सो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हमारे पास आएगा 15 माइनस 5/100, यह आएगा 10/100 दैट इज 0.1 और 1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 N और M जो भी आप इसे कहें। तो pH कितना आएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन नेगेटिव लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 1, pH आ जाएगी हमारे पास 1, और यही हमें चाहिए था। कौन से सॉल्यूशन की pH 1 होनी चाहिए, और ऐसा आपको C वाले ऑप्शन में जो पेयर में दे रखे हैं एसिड और बेस वहां से आ जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर्थ विच इज ऑप्शन C। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें है और क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट है और आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में सॉल्युबिलिटी टॉपिक से पूछा गया है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इन वाटर इज 2.42 into 10 to the power minus 3 gram per liter at 298 Kelvin temperature. The value of solubility product KSP will be given molar mass of BaSO4 is equal to 233 gram per mole. BaSO4 की वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है 298 केल्विन टेम्परेचर पर वो दे रखी है 2.42 into 10 to the power minus 3 ग्राम पर लीटर। आपको बताना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की वैल्यू क्या होगी। आपको दे रखा है BaSO4 का मोलर मास जो कि है 233 ग्राम पर मोल। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1.08 into 10 to the power minus 10, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 1.08 into 10 to the power minus 12, थर्ड ऑप्शन कह रहा है 1.08 into 10 to the power minus 14, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 1.08 into 10 to the power minus 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज 1.08 into 10 to the power minus 10 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। अब यहां पे थोड़ा सा लॉजिक ये है स्टूडेंट्स कि 2.42 into 10 to the power minus 3 ये ग्राम पर लीटर है। हम अच्छे से जानते हैं सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो यहां ग्राम को हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, ग्राम हो गया हमारा मास, मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 को हम मोल पर लीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए ध्यान से एक्सप्लेनेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 S इज इक्वल टू 2.42 into 10 to the power minus 3 ग्राम पर लीटर, ये आपको दे रखा है। सॉल्युबिलिटी को हम मोल पर लीटर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 2.42 into 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 233, ये आ जाएगा हमारे पास 1.038 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। ये सॉल्युबिलिटी आ गई। अब आप यहां से आराम से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं BaSO4 का, देखिए ध्यान से। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 KSP क्या हो जाएगा S स्क्वायर, क्योंकि AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए KSP का फॉर्मूला होता है S स्क्वायर। S आपने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया है, तो KSP आएगा 1.038 into 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर का होल स्क्वायर। तो KSP आ जाएगा 1.08 into 10 to the power minus 10 मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। हेंस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो मॉडरेट क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, बस थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी का ध्यान रखना था, आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, जो कि गैसियस स्टेट से पूछा गया एक इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए, गिवन वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर अमोनिया H2O2 एंड CO2 आर रेस्पेक्टिवली 4.17, 0.244, 1.36 and 3.59. Which one of the following gases is most easily liquefied? आपके सामने अमोनिया के, H2 के, O2 के और CO2 गैस के वंडरवॉल कांस्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है, जो कि है 4.17, 0.244, 1.36 एंड 3.59। आपको बताना है कौन सी गैस इजीली लिक्विफाइड होगी। आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अमोनिया, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है डाइऑक्सिन और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है CO2। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, दैट इज अमोनिया। कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट जरा समझिए, जितना ज्यादा वैल्यू होगा वंडरवॉल कांस्टेंट A का, उतना ही स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी गैस के अंदर प्रेजेंट होगा और उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर भी उतना हाई होगा और उस गैस को लिक्विफाई करना भी उतना ही आसान होगा। ठीक है, यही बात यहां पे समझाई है, ध्यान से देखिए। हायर द
value of van der Waals constant A for a gas, stronger will be the intermolecular force of attraction and higher will be the critical temperature of the gas and easier will be the liquefaction of the gas. अब यहां पे जो 4 गैसेस दे रखी हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू ए की जो दे रखी है वो अमोनिया के लिए है, इसलिए अमोनिया गैस इजीली लिक्विफाई हो जाएगी और करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. ठीक है, since ammonia has highest value of A amongst the given gases, so NH3 gas will be most easily liquefied, and hence option 1 is the correct answer. ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 जो कि अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में से अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है. 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स किए गए हैं और यहाँ पे ईथर की भी केमिकल प्रॉपर्टीज को यूज किया गया है. तो क्वेश्चन मॉडरेट है, इजीली आप लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा. क्या कह रहा है जरा देखिए. तो क्वेश्चन नंबर 72 है द कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव्स बी एंड विथ PCl5 गिव्स सी. B and C react together to form diethyl ether. A, B, C are in the order. कंपाउंड A जो है वो सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर कंपाउंड B देता है और PCl5 के साथ रिएक्शन करने पर कंपाउंड C देता है. कंपाउंड B और C आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वहां से डायएथिल ईथर बनता है. आपको बताना है A, B, C कंपाउंड और सीक्वेंस में क्या है. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है C2H5OH, C2H6, C2H5Cl. सेकेंड ऑप्शन कह रहा है C2H5OH, C2H5Cl, C2H5ONA. थर्ड ऑप्शन कह रहा है C2H5Cl, C2H6, C2H5OH. और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है C2H5OH, C2H5ONA, C2H5Cl. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ, यानी जो हमारा कंपाउंड ए है वो है C2H5OH, कंपाउंड बी है वो है C2H5ONA और कंपाउंड सी है वो है C2H5Cl. अभी कैसे बना तो उसके लिए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन देखते हैं. ए बी सी का फॉर्मेशन कैसे होता है और बी और सी कैसे रिएक्ट करके डायइथिल ईथर बनाते हैं. सो द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज एज फॉलोज. देखें जरा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन क्या है. सबसे पहले बात करें C2H5OH दैट इज एथेनॉल की, जो कि है कंपाउंड ए. जब ये सोडियम से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सोडियम इथॉक्साइड, ये हो गया हमारा कंपाउंड बी C2H5ONA. और जब ए C2H5OH एथेनॉल जो है वो PCl5 से रिएक्शन करता है तो बनाता है C2H5Cl जो कि है क्लोरोएथेन और ये हो गया हमारा कंपाउंड C. तो A ने जब PCl5 से रिएक्शन की तो बनाया कंपाउंड C जो कि है क्लोरोएथेन और A है हमारा एथेनॉल. और जब A ने सोडियम से रिएक्शन की तो बनाया सोडियम इथॉक्साइड जो कि है कंपाउंड B. अब कहा गया कि B और C आपस में रिएक्शन करते हैं. बिल्कुल, B है सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA और C है क्लोरोएथेन C2H5Cl. इन दोनों की आपस में रिएक्शन होने से बनता है डायएथिल ईथर जिसको इथॉक्सी एथेन भी कहते हैं. यह है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन जो कि SN2 मैकेनिज्म से होती है. तो इस तरह से हमारा कंपाउंड ए हो गया एथेनॉल C2H5OH, कंपाउंड बी हो गया सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONA और कंपाउंड सी हो गया क्लोरोएथेन C2H5Cl. और ये हमको दे रखा है ऑप्शन फोर्थ में, हेंस ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 73 हाइड्रोकार्बन चैप्टर से पूछा गया एक इजी क्वेश्चन है. क्या कह रहा है जरा देखिए. हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म एन एल्किल ब्रोमाइड which by Wood's reaction is converted into gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. A is आपको कहा गया है स्टूडेंट्स कि हाइड्रोकार्बन ए है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से और एक एल्काइल ब्रोमाइड बनाता है. वो एल्काइल ब्रोमाइड जो है वुड्स रिएक्शन से रिएक्शन करेगा और एक गैसियस हाइड्रोकार्बन बनाएगा जिसमें 4 से कम कार्बन होंगे. तो बताइए वो ए कौन है जो ब्रोमीन से रिएक्शन करने के बाद सब्स्टिट्यूशन के थ्रू एक एल्काइल ब्रोमाइड बनाए और वो एल्काइल ब्रोमाइड वापस जब वुड्स रिएक्शन करे तो एक गैसियस हाइड्रोकार्बन बने जिसमें लेस देन 4 कार्बन एटम्स हों. ठीक है, आपको बताना है वो हाइड्रोकार्बन ए क्या है. तो पहले इसके ऑप्शन देखते हैं फिर आंसर और एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं. इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन है इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH. सेकंड ऑप्शन है एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2. थर्ड ऑप्शन है एथेन CH3 CH3 और फोर्थ ऑप्शन है मैथेन. इस क्वेश्चन का सही आंसर है फोर्थ दैट इज मैथेन CH4. कैसे हुआ तो हम सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन देखते हैं. सबसे पहले आपने लिया हाइड्रोकार्बन ए जो कि है मैथेन. Br2 से रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट H न्यू क्या बना लेगा ब्रोमोमैथेन CH3Br
और वो वुड्स रिएक्शन करेगा Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, वहां से हमारे पास बन जाएगा CH3 विच इज योर एथेन, ठीक है, जो कि है गैसियस हाइड्रोकार्बन हैविंग लेस देन 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। तो मैथेन हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन A, जिसने ब्रोमीन से रिएक्शन की और एक एल्काइल ब्रोमाइड बनाया ब्रोमोमेथेन CH3Br। इसने वुड्स रिएक्शन की सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और एक गैसियस हाइड्रोकार्बन बनाया CH3 जो कि है एथेन, और इसमें लेस देन 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। और ऐसा हमको दे रखा है ऑप्शन 4 में, हेंस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, जो कि हाइड्रोकार्बन चैप्टर और हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन चैप्टर से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। कंपाउंड है C7H8 जो कि फॉलोइंग रिएक्शन देता है। C7H8 सबसे पहले 3Cl2 के साथ हीट करने पर बनाता है A, इसकी रिएक्शन Br2 और Fe के साथ कराने पर बनता है B, और इसकी रिएक्शन जिंक और HCl के साथ कराने पर बनता है C। आपसे पूछा गया द प्रोडक्ट C इज, प्रोडक्ट C क्या है? आपके ऑप्शंस है मेटाब्रोमोटोल्विन, सेकंड ऑप्शन है ऑर्थोब्रोमोटोल्विन, थर्ड ऑप्शन है 3-ब्रोमो-2,4,6 ट्राइक्लोरोटोल्विन, और फोर्थ ऑप्शन है पैराब्रोमोटोल्विन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट, मेटाब्रोमोटोल्विन। कैसे आया तो देखते जरा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जिससे सारी कहानी हमको समझ में आ जाएगी। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से समझ में आ रहा है, C7H8 हमने ले लिया टोल्विन, जो कि है बेंजीन रिंग पे CH3 मिथाइल बेंजीन। 3Cl2 के साथ हीट करने पर हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा A, जहां पे तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तीनों क्लोरीन से, बेंजीन रिंग पे CCl3 आके जुड़ जाएगा। अब ये जो CCl3 ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ Fe की प्रेजेंस में कराने पर जो ब्रोमोनियम आयन होगा वो मेटा पोजीशन पे आके जुड़ेगा, क्योंकि CCl3 एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो Br+ का अटैक होगा मेटा पोजीशन पे, जिससे आपके पास कंपाउंड B बनेगा, उसमें ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा। इसकी रिएक्शन जिंक और HCl से कराने पर क्लोरीन यहां से हट जाएगा, रिडक्शन होगा, और यहां से मतलब क्लोरीन यहां से हट जाएगा और हाइड्रोजन आके जुड़ेगा, और हाइड्रोजन आके जुड़ने से बन जाएगा मेटाब्रोमोटोल्विन, जो कि आपका है कंपाउंड C। तो सबसे पहले आपने लिया टोल्विन C7H8, इसकी रिएक्शन 3Cl2 से कराने पर प्रोडक्ट A बना, जहां 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए 3 क्लोरीन से। फिर Br2 और Fe के साथ रिएक्शन कराने पर ब्रोमीन मेटा पोजीशन पे आके जुड़ गया, वहां आपके पास बना कंपाउंड B, और इसकी रिएक्शन जिंक और HCl से कराने पर आपके पास फाइनल प्रोडक्ट C बना मेटाब्रोमोटोल्विन, राइट, जहां पे तीनों जो CCl3 से जुड़े हुए 3 क्लोरीन थे वो 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गए। ऐसा आपको दे रखा है ऑप्शन C जो मेटाब्रोमोटोल्विन है, कंपाउंड C जो मेटाब्रोमोटोल्विन है, ये दे रखा है ऑप्शन 1 में, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ओके, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से पूछा गया एक मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका नॉलेज पहले से है तो ये इजी है, अदरवाइज आपको नॉलेज नहीं है तो आपको सोच के अच्छे से करना पड़ेगा, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन हो सकता है, राइट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर बोथ ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। कौन सा नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड है जो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है, जो कि एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस किया जाता हो नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा? आपके ऑप्शन है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर देखते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फर्स्ट। अब वो कैसे आया जरा समझते हैं। तो देखिए एक्सप्लेनेशन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O अकर्स नेचुरली इन द एनवायरमेंट। जो 4 ऑप्शन में से जो नाइट्रस ऑक्साइड है N2O वो तो नेचुरली एनवायरमेंट में मिलता है, तो वो तो कट हो गया। सेकंड देखिए, इन ऑटोमोबाइल इंजन व्हेन फॉसिल फ्यूल इज बर्न्ड डाई नाइट्रोजन एंड डाइऑक्सिजन कंबाइंस टू यील्ड NON NO2। ऑटोमोबाइल इंजन में जब फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करते हो तो फॉसिल के बर्न होने से डाई नाइट्रोजन और डाइऑक्सिजन कंबाइन करके NO दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास एक ही ऐसा कंपाउंड बच गया जो कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है, ना तो नेचुरली एनवायरमेंट में मिलता हो ना ह्यूमन एक्टिविटी से एनवायरमेंट में जाता हो। Hence, N2O5 is not a common pollutant introduced into the atmosphere both due to natural and human activity। और इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर विच सेज N2O5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के पेपर में पूछे गए
क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस किए, जहां हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर, एक्सप्लेनेशन, उन क्वेश्चन में जो कंसेप्ट इन्वॉल्व था उसके बारे में, उनका डिफिकल्टी लेवल और वो कौन से चैप्टर से पूछे गए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके बावजूद अगर हम कोई भी बात आपको नहीं समझ में आई हो जो हमने यहाँ पे समझाई है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो, कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम उस पर बेस्ड एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अभी तक आपने पूरा वीडियो देखने के बाद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नीट, जेई मेंस, जेई एडवांस, 11th क्लास और 12th क्लास की केमिस्ट्री के जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।